एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो यहाँ पे आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ अल्टरनेटिंग करंट के कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी से ऐसे पिक किए हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास से आता है जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 242 पे दिया हुआ है। सवाल के अकॉर्डिंग अ 10 by pi microfarad capacitor is connected to a 200 volt 50 hertz AC source। हम जानते हैं कि जब हम AC सोर्स की बात करते हैं तो ये जो वोल्टेज लिखा होता है ये आरएमएस वोल्टेज होता है और उसके साथ जो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज वो हमें दी होती है। इंडिया में जनरली 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं, यूएस में हम 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछा गया है आपसे द कैपेसिटिव रिएक्टेंस कितना होगा। कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब कि एसी सर्किट में कैपेसिटेंस एक रेजिस्टेंस जो है प्रोवाइड करता है, उस रेजिस्टेंस को कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है और उसका सिंबल होता है XC और जिसकी वैल्यू होती है 1/ओमेगा इंटू C के बराबर। और ओमेगा जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसे कन्वर्ट किया जा सकता है सिंपल फ्रीक्वेंसी में, दैट इज 2 पाई इंटू एफ और यहां पे आ जाएगा C। सो 1/2 पाई FC हमें मिल जाता है XC की वैल्यू और इसका यूनिट जो है वो क्या होने वाला है, ओम हमारे पास होने वाला है। तो यहां पे सॉल्व करिए 1/2 पाई F की जो वैल्यू है वो है 50 के बराबर और यहां पे कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास 10/पाई। माइक्रोफेरेड में है तो 10⁻⁻⁶ यहां पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक पाई से एक पाई गया, 50 दूनी 100 और ये 1000 तो मिलेगा आपको 10⁻³ या कह सकते हैं कि 1000 ओम के बराबर। 1000 ओम will be the capacitive reactance of this capacitor। तो आंसर आ जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम नीरज कुमार चौधरी और फिजिक्स टीचर। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेके आया हूं अगेन आपके लिए। अनअकैडमी चैंपियंस लीग इज बैक अगेन। फिर से अनअकैडमी चैंपियंस लीग का टेस्ट हो रहा है जो कि 14th एंड 21st ऑफ नवंबर को होगा ग्रुप स्टेज पे, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे और 1 घंटे का एग्जाम होगा, 1 से 2 PM होगा। ठीक है बच्चों, और फाइनल्स होगा 28 नवंबर को जिसमें 75 क्वेश्चंस होंगे और 3 आवर्स का होगा जो कि 1 to 4 PM होगा। और इसमें बच्चों बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स हैं, ठीक है ना, ये आप जानते ही हो बहुत अच्छे तरीके से। 5 CR तक के आप इसमें अवार्ड्स जीत सकते हो, इतना बड़ा पूल है तो चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, और अगर इसमें आप अच्छी रैंक लाते हो ग्रुप स्टेज में तो 1 से 10 पे आपको 20,000 का प्राइस है और 100% स्कॉलरशिप है, यानी कि कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हो 100% ऑफ। ठीक है ना, 11 to 30 की रैंक आती है तो 10,000 और 50% इस पे ऑफ, और बाकी का भी आप देख सकते हो। और अगर आप फाइनल में रैंक लेके आते हो तो आपको 1 लाख का कैश प्राइज है और 100% स्कॉलरशिप है। ठीक है ना, ऊपर के टॉप 10 रैंकर्स को यानी कि 1 से लेके 10 तक 100% स्कॉलरशिप है और रैंक 1 को 1 लाख, 2 और 3 को 60 और 4 और 10 को 50,000 तक के प्राइस हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही बेहतरीन मौका है अच्छे अच्छे प्राइजेस जीतने का। ठीक है बच्चों, और ये है स्पेशल प्राइज वीक, यानी कि ये जो हफ्ता चल रहा है, अगर इस वीक में आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है ना, 10 + 10 यानी कि 20% का, अप्रोक्सीमेटली 20% का डिस्काउंट मिल रहा है आप अगर इस स्पेशल वीक में सब्सक्रिप्शन लेते हो तो। ठीक है ना, किस तरीके से, अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो और तो मान लीजिए 1 लाख का अगर आपकी फीस है तो आपको बस 81,000 का पड़ेगा वो, यानी कि पूरे 19,000 यानी कि अप्रोक्सीमेटली 20% का आपको फायदा है। प्लस वाला जो है, प्लस में अगर आप देखते हो तो आपको प्लस में भी जो चीज 53,000 की है वो आपको मतलब 53,000 की पड़ रही है आपको 12,000 का ऑफ लेके। ठीक है, तो ये चीज पहले 67,000 की थी, अभी आपको 53 की मिल रही है, यानी कि पूरा 20% ऑफ है। किस वजह से, इस स्पेशल वीक की वजह से। और ये वीक आपका 10 से 17 नवंबर तक है, यानी कि समझ लो आज इसका लास्ट है। मे भी पॉसिबल है 1-2 दिन एक्सटेंड हो सकता है, बट इसका ऑफिशियली आज लास्ट डे है 17 नवंबर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखिए, ऑल स्टार क्रैश कोर्स बैच। ठीक है ना, 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है ना, एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नवंबर से। ठीक है ना, 11th का सिलेबस 4 महीने में पूरा कर दिया जाएगा और जितने भी स्टार एजुकेटर हैं अनअकैडमी पे वो सब लोग इसमें आपको कुछ कुछ चैप्टर पढ़ाएंगे।
ठीक है ना। ये देखिए सारे के सारे टॉप टीचर्स हैं, ये सब आपको कुछ कुछ पोर्शन पढ़ाएंगे और 11th का पूरा सिलेबस 4 महीने में कर देंगे पूरा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है। अगर आप किसी तरीके से कहीं पे चूक गए हैं कोई बैच ज्वाइन करने में, ठीक है, तो आप इससे भी अपना काम कर सकते हैं, ताकि 12th क्लास में आते आते आप में और किसी रेगुलर स्टूडेंट में कोई डिफरेंस ना बचे, ठीक है बच्चों। और इसके बाद आता है ये IIT JEE मेगा कॉम्बैट। ये इंटीजर क्वेश्चंस का कॉम्बैट है, स्पेशली इंटीजर क्वेश्चंस का, ठीक है ना, जो कि 21 नवंबर को सुबह 11 बजे होगा। 60 मिनट्स में 21 इंटीजर क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। और ये लेटेस्ट IIT JEE पैटर्न पे बेस्ड है। अगर आप इसमें बहुत अच्छा करते हो तो टॉप 50 रैंकर्स को और 500 लकी पार्टिसिपेंट्स को बहुत अच्छे अच्छे सरप्राइज गिफ्ट मिलने वाले हैं। आप देखिए इसमें iPad मिनी है, सैमसंग टैब है, फिटबिट स्मार्ट वॉच है, और ये JBL के हेडफोन्स हैं और Amazon के वाउचर्स हैं, ठीक है बच्चों। तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसके लिए एनरोल कर दीजिए, और मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। सवाल नंबर 2 की बात करते हैं, जो पेज नंबर 236 पे दिया हुआ है। सवाल कहता है अ लाइट बल्ब इज रेटेड एट 100 वॉट फॉर अ 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई, द RMS करंट थ्रू द बल्ब इज इक्वल टू। तो इस बल्ब के थ्रू जो RMS करंट पास होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो यहां पे हमारे पास एक AC सप्लाई है और एक बल्ब लगा हुआ है। बल्ब का मतलब एक रजिस्टर लगा हुआ है, और हमें पावर दिया हुआ है। हम जानते हैं कि पावर जो होता है वो होता है VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस ऑफ फाई। कॉस फाई होता है हमारे पास पावर फैक्टर, और इसको हम लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय Z। तो इसे लिख सकते हैं VRMS IRMS इंटू R डिवाइडेड बाय Z। और यदि सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है तो Z की जो वैल्यू है वो हो जाएगी हमारे पास, हम जानते हैं फॉर्मूला XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये एक LCR सर्किट के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहां पे ना कैपेसिटर है ना इंडक्टर है, तो ये दोनों जो टर्म है 0 के बराबर हो जाएंगे। तो Z की वैल्यू हमें मिल जाती है R के बराबर। फॉर्मूले से याद कर लें या डायरेक्ट याद कर दें, Z की वैल्यू R के बराबर है। यदि प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है तो ये Z और R आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो पावर की वैल्यू हमें मिलती है एवरेज पावर इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। तो पावर दिया है बेटा 100 के बराबर, RMS वोल्टेज इज 220 और करंट RMS हमें कैलकुलेट करना है। तो यहां से आपको RMS करंट की वैल्यू मिल जाती है IRMS इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 220। तो एक 0 से एक 0 कैंसिल आउट हो जाता है। 2 से काट दीजिए इसको, 2 5 10, 2 से 22 11 बार चला गया। सो 5/11 एम्पियर RMS करंट की वैल्यू आपको मिल जाती है। 5/11 ऑप्शन नंबर 2। ठीक, समझ में आया। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ, जो पेज नंबर 235 से इंस्पायर्ड है। एन AC सिग्नल, एन AC सिग्नल। देखिए सिग्नल जो होता है वो वोल्टेज या करंट का फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। साइनोसॉइडल है, यानी कि जो साइन का फंक्शन है उस तरीके से ये वेरी होता है। आउटपुट फ्रॉम अ डिवाइस इज शोन इन फिगर। तो ये एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन है, साइनोसॉइडल फंक्शन है कुछ इस तरीके से, जिसका मैक्सिमम वैल्यू हमें दिया हुआ है I0 के बराबर है मैक्सिमम वैल्यू। तो हमें बताना है द एवरेज वैल्यू एंड RMS वैल्यू रिस्पेक्टिवली इन द गिवन केस R। तो RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू दोनों ही हमें बताने हैं कि इस पर्टिकुलर करंट के लिए कितना होगा। तो मैं कह सकता हूं कि एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है, एवरेज करंट का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ I dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt। 0 से लेके कैपिटल T के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं, 0 से लेके कैपिटल T के लिए इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो बेटा ये वाला जो एक्सप्रेशन है जो न्यूमरेटर में लिखा है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर I dt ग्राफ। यानी कि ये वाला जो एरिया है वो एरिया की यहां पे बात की जा रही है। तो हम ये जानते हैं कि जितना एरिया ये है उतना ही एरिया ये है, उतना ही एरिया ये है। तो मैं इस टोटल एरिया को लिख सकता हूं 2 टाइम्स यहां से यहां तक का एरिया। तो यहां से आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 0 से लेके T/2, और करंट का इक्वेशन है I0 sin ओमेगा t, और नीचे आपको मिलेगा 0 से लेके
टी तक हम इसे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस कॉस आएगा 2i0 माइनस में, और डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये बन जाएगा आपके पास कॉस ओमेगा टी, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके कैपिटल T/2 तक, और नीचे आ जाएगा आपके पास t विच इज 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। तो यहाँ पे इसको पुट करिए तो कितना आएगा आपके पास माइनस ऑफ 2i0 डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ओमेगा अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी की जगह रखूंगा कैपिटल T/2 यानी कि पाई बाय ओमेगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ 0। तो ये बेटा कॉस पाई बन जाएगा विच इज -1 माइनस 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 वन यानी कि -2 आपको यहां से रिजल्ट मिलने वाला है। 2 से 2 चला गया, पाई से पाई चला गया, तो आपको मिल जाएगा माइनस ऑफ i0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू माइनस में 2, तो 2 माइनस से माइनस चला गया, आपको रिजल्ट मिल जाता है 2i0 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। तो आप यहां से देख सकते हैं कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट है वो हमें मिल रही है 2i0 बाई पाई। तो हमारे पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं, एक ये ऑप्शन और एक ये ऑप्शन। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब हमें निकालना है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? आरएमएस वैल्यू होता है आई स्क्वायर dt का इंटीग्रल आरएमएस। देखिए नाम में लिखा है आरएमएस, यानी कि स्क्वायर करना है हमें, और फिर हमें एवरेज लेना है, फिर उसका अंडर रूट लेना है। तो हमने स्क्वायर किया, एवरेज लिया, और उस सब का अंडर रूट हमने कर दिया है। तो ये आरएमएस वैल्यू होती है। तो आई स्क्वायर यदि हम करते हैं तो हमें मिलता है क्या? साइन स्क्वायर i0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इंटीग्रेट करना है 0 से लेके इसको t तक, डिवाइडेड बाय इंटीग्रल ऑफ dt 0 से लेके कैपिटल T तक का अंडर रूट है। तो यहां से साइन स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहां से आप लिख देंगे इसे i0 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी, और लिमिट आ जाएगी 0 से लेके कैपिटल T तक, और नीचे आ जाएगा आपके पास कैपिटल T और इन सब का अंडर रूट। उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, ये इंटीग्रेट नहीं किया, अभी इंटीग्रेट नहीं किया इसको 0 से लेके कैपिटल T। तो यहां से आपको मिलेगा i0 t माइनस 1/2 ओमेगा आ जाएगा आपके पास साइन ओमेगा टी, और लिमिट आ जाएगी यहां से 0 से लेके कैपिटल T, और नीचे आ जाएगा आपके पास कैपिटल T का अंडर रूट। तो ये मिलेगा आपको i0 t माइनस 1/2 ओमेगा, और साइन ओमेगा टी ये आपको मिल जाएगा किसके बराबर? 1 के बराबर आपको मिल जाएगा, 1 के बराबर आपको मिल जाएगा। एक सेकंड देख लीजिए, साइन ओमेगा टी होता है 2 पाई बाय ओमेगा, 0 आपको मिलेगा, ये 0 आपको मिलेगा, और नीचे आपके पास है t के बराबर वैल्यू। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 आपके पास होना चाहिए, यहाँ पे 2 और एक्स्ट्रा आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2 का अंडर रूट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली, तो आपको रिजल्ट मिलता है i0 बाई 2 इंटू टी डिवाइडेड बाई टी का अंडर रूट। टी से टी चला गया, आपको मिल जाता है रिजल्ट i0 डिवाइडेड बाय √2 के बराबर। सो i0 बाई √2 आपके पास आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट मिलने वाला है, i0 बाई √2, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ, जो पेज नंबर 252 पे दिया हुआ है। The instantaneous value of alternating current and voltage in an AC circuit given as I is equals to 1 by √2, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू है करंट की साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा इंटू टी, एंड EMF इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EMF E0 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। तो एवरेज पावर बताना है सर्किट का कितना होगा। एवरेज पावर का फॉर्मूला मैं जानता हूं कितना होता है, VRMS IRMS इंटू कॉस फाई, ये होता है फॉर्मूला एवरेज पावर कैलकुलेट करने का। तो आरएमएस वोल्टेज में निकाल सकता हूं I0 बाई √2 से, करंट की आरएमएस वैल्यू निकाल सकता हूं I0 बाई √2 से, यानी कि 1 बाई √2 से, और कॉस फाई होता है, कॉस फाई का मतलब है इनके बीच का फेज का डिफरेंस विच इज π/3, तो आ जाएगा आपके पास cos π/3 cos 60 डिग्री। तो √2 से √2 चला गया, आपको मिलता है यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4 वॉट।
तो 1/4 वॉट यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है उसे आप टिक कर सकते हैं। इसके बाद सवाल नंबर 5 की तरफ चलें जो पेज नंबर 252 से इंस्पायर्ड है। फॉर अ सीरीज एलसीआर सर्किट, सीरीज एलसीआर सर्किट की बात कर रहे हैं, तो पावर डिसिपेटेड एट रेजोनेंस इज इक्वल टू, तो रेजोनेंस के समय क्या होता है कि एक्सएल बराबर एक्सी हो जाता है। इसका मतलब जो कैपेसिटर है और इंडक्टर है वो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट कर देते हैं एंड इट फील्स लाइक देयर इज नो कैपेसिटर और इंडक्टर इन द सर्किट, सिर्फ और सिर्फ एसी सप्लाई से कनेक्टेड है हमारा रेजिस्टर। तो ऐसा रेजोनेंस के समय होता है। तो समय हम कह सकते हैं कि जो पावर होने वाली है, पावर आपको जो मिलने वाली है वो मिलेगी आपको IRMS का स्क्वायर इंटू R के बराबर। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है इसे आप टिक कर सकते हैं। सवाल नंबर 6 की बात करें, सवाल नंबर 6 पेज नंबर 261 से दिया है। सवाल के अकॉर्डिंग द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर हैज 200 टर्न्स। प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न्स बताए गए हैं, यानी कि एनपी की वैल्यू आपको दे रखी है 200 के बराबर, वेयर एज इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग हैज 2000 टर्न्स। तो यानी कि एनएस की जो वैल्यू है हमें दे रखी है कितनी, 2000 टर्न्स। इफ द प्राइमरी is connected to an AC source of 20 volt and 60 hertz, then secondary will have output of। देखिए हम जानते हैं कि NP by NS होता है किसके बराबर, VP upon VS के बराबर। और क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 20 के बराबर है और सेकेंडरी वोल्टेज का पता नहीं किसके बराबर है। तो यहां से मैं 0 0 0 0 2 से गया ये 10 बार और आपको VS की वैल्यू मिल जाती है 200 वोल्ट के बराबर। 200 वोल्ट है हमारा सेकेंडरी आउटपुट वोल्टेज। और फ्रीक्वेंसी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर में चेंज नहीं होती है। जो फ्रीक्वेंसी है ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, वही फ्रीक्वेंसी आउटपुट करंट की भी रहती है। तो 200 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज होगा और फ्रीक्वेंसी अभी भी 60 हर्ट्ज के बराबर ही होने वाली है। 60 हर्ट्ज एंड 200 वोल्ट, ऑप्शन नंबर 3 आप यहां पे टिक कर सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं सवाल नंबर 7 की तरफ जो पेज नंबर 245 पे दिया हुआ है। एन एसी सप्लाई इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सीरीज एलसीआर सर्किट। सीरीज एलसीआर सर्किट में एसी सप्लाई को लगाया हुआ है। इफ कैपेसिटर इज रिमूव्ड देन विच ऑफ द फॉलोइंग फेजर डायग्राम में बी करेक्ट। तो देखिए हमारे पास क्या है, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, यानी कि हमारे पास एक एलआर सर्किट हमें मिल चुका है। और एलआर सर्किट में बेटा जो हमारे पास फेज का डिफरेंस होता है cos फाई, उसे आप लिख सकते हैं क्या, R डिवाइडेड बाय Z, या इसे लिख सकते हैं R डिवाइडेड बाय XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ठीक, अब ये वैल्यू जो है कुछ भी हो सकता है, इसका वैल्यू कुछ भी इसका वैल्यू हो सकता है। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि क्योंकि यहाँ पे इंडक्टर और रजिस्टर है तो इसका मतलब वोल्टेज यहाँ पे लीड करने वाला है। ये बातें याद रखने की हैं। वोल्टेज लीड करेगा कुछ एंगल से, किसी भी एंगल से लीड कर सकता है, अक्यूट एंगल से वो लीड कर रहा होगा वोल्टेज को, करंट को। तो वोल्टेज लीड्स करंट, वोल्टेज लीड करंट। तो देखिए यहाँ पे भी वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, लेकिन π/2 एंगल से तभी लीड कर पाता यदि R की वैल्यू 0 होती। इफ R वुड हैव बीन 0 देन दिस डायग्राम वुड हैव बीन करेक्ट, लेकिन R की वैल्यू 0 नहीं है। ये वाला डायग्राम हो सकता है बिकॉज वोल्टेज यहां 60 डिग्री से लीड कर रहा है, दिस इज पॉसिबल। यहां पे करंट है, यहां वोल्टेज है, यहां करंट लीड कर रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल हो सकता था यदि कैपेसिटर की जगह हम इंडक्टर को हटाते। यहां पे वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को, एंगल कितना है 90 डिग्री से, तो ये पॉसिबल तभी होता जब R की वैल्यू 0 होती। तो ये गलत, हमारे पास बी ऑप्शन ही सही ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला एंगल 60 होगा जरूरी नहीं है, लेकिन 60 से अलग भी हो सकता है, बट 0 और 90 तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल केस, वन ऑफ द पॉसिबल केस जो हो सकता है सर्किट के लिए। इसके बाद चलते हैं सवाल नंबर 8 की तरफ जो पेज नंबर 257 पे दिया है। सवाल के अकॉर्डिंग द एनालॉग ऑफ डिस्प्लेसमेंट x इन मैकेनिकल सिस्टम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम is P in electrical system LC oscillation, then P is equal to। तो हम एक एनालॉजी फॉर्म करते हैं कि स्प्रिंग मास सिस्टम में जिस तरीके से ऑसिलेशन होता है कि ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करता है फिर एलोंगेट करता है, इस तरीके से पीरियोडिक मोशन होता है। सिमिलरली एलसी ऑसिलेशन की जब बात करते हैं तो चार्ज भी वहां पर
चार्ज एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है इंडक्टर से कैपेसिटर की तरफ, बिल्कुल सेम फैशन में। तो जिस तरीके से स्प्रिंग मास सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट होता है वैसे यहां पर होता है चार्ज होता है, ठीक है। एसएचएम में जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है x = a sin ओमेगा t, ऐसे ही यहां पर भी चार्ज का इक्वेशन होता है चार्ज = मैक्सिमम चार्ज साइन ऑफ ओमेगा t, ठीक है। तो याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट का जो एनालॉग है यहां पर है चार्ज, तो बी ऑप्शन जो है उसे आप टिक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। सवाल आपसे कहता है कि कैपेसिटर इनिशियली चार्ज्ड अप टू Qm is connected to an inductor L. The differential equation of LC oscillator is equal to, तो हम ये बात जानते हैं कि LC oscillations में चार्ज जो है वो ऑसिलेट करता है जस्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट इन SHM। जैसे एक ऑब्जेक्ट SHM में ऑसिलेट करता है ऐसे ही यहां पे चार्ज भी ऑसिलेट करता है। तो आपको बताना है कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन सबसे बेस्ट रिप्रेजेंट कर रही है उस मोशन को। तो यहां पे सवाल में दिया है कि कैपेसिटर है, कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है Qm, यहां पे माइनस यहां पे प्लस मान लेता हूं, और यहां पे इंडक्टर साथ में लगा दिया जाता है, इंडक्टर साथ में लगा दिया जाता है। जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे t बराबर 0 पर, क्या होगा कि ये वाला जो कैपेसिटर है धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। तो यहां पे मैं मान लेता हूं कि t बराबर t पर यहां पे चार्ज आ जाता है Q के बराबर, और यहां पे माइनस Q आ जाता है, और यहां पे इंडक्टर है ये। तो देखिए बेटा, ये मैं मान रहा हूं कि इस समय पर ये एनर्जी का सप्लायर है और ये एनर्जी स्टोर करता जा रहा है। तो मैं इधर से इधर में किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लिखूंगा, तो माइनस से प्लस आने पे आपको मिलेगा Q डिवाइडेड बाय C। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज ड्रॉप या वोल्टेज गेन कह सकते हैं यहां से यहां आने पर, और यहां से आने पर जो गेन आपको मिलेगा वो मिलेगा माइनस ऑफ L di/dt, एंड दिस इज इक्वल टू 0। हम एक बात और जानते हैं कि यहां पर जो करंट है वो बढ़ रहा है लेकिन चार्ज जो है घट रहा है। तो I को मैं लिख सकता हूं dq/dt, बिकॉज चार्ज घट रहा है, इसका मतलब ये वाली जो क्वांटिटी है निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे मैं कॉम्पनसेटरी माइनस का इस्तेमाल कर रहा हूं, ठीक है। देखिए बेटा, ये जो dq/dt है, dq/dt इज द चेंज इन चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, और ये वाली जो क्वांटिटी है न्यूमरेटर में निगेटिव है, और ये निगेटिव होगा तो करंट निगेटिव हो जाएगा। तो करंट को पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस साइन में जबरदस्ती यहां पे लिख रहा हूं कि यार ये ऑलरेडी निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए यहां पे एक नेगेटिव साइन का इस्तेमाल कर रहा हूं। तो ये I की जो वैल्यू है इसे आप रख दीजिए यहां, तो आपको मिलेगा Q/C माइनस ऑफ L और D माइनस ऑफ dq/dt बाई dt इज इक्वल टू 0 आपको यहां पे मिल जाएगा। तो मिलेगा आपको Q/C माइनस माइनस प्लस L ऑफ d2q/dt2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती है। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है? d2q/dt2 प्लस q/lc इज इक्वल टू 0। तो d2q/dt2 और साथ में q/lc इज इक्वल टू 0। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उसे आप टिक कर सकते हैं।